Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news and it's about India-France relationship. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So before starting our topic, I would like to request each one of you who has been there for who went for the SSP just recently. I want them to put up their PP and DT picture description, GD description and lecture topics. That is going to help other students for their preparation itself, and I'll be covering them on our YouTube channel also. So let's get started with our topic. See, context क्या है? अभी आपको पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के परेड पे परेड होती है, तो उस मौके पर फ्रांस के प्रेसिडेंट, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं मोदी जी के साथ, यहाँ पे देखो मोदी जी के साथ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन चीफ गेस्ट बन के आए। ये इंडिया में उनकी तीसरी विजिट थी। अगर हम बोले 2018 में उससे पहले उन्होंने विजिट किया था, देन लास्ट ईयर जब G20 का समिट इंडिया में होस्ट किया गया तब इन्होंने विजिट किया, एंड थर्ड टाइम जो है अभी उन्होंने इस बार विजिट किया। कब? जब वो चीफ गेस्ट बन के इंडिया में आए। ओके, देखो 6 महीने पहले ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में चीफ गेस्ट बन के गए थे उनके बेसेटाइल डे पे। और जो बेसेटाइल डे है वो क्या होता है? मींस फ्रांस का नेशनल डे। तो इससे इंडिया और फ्रांस के स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस का पता चलता है। तो देखो ये बात किसी से छुपी नहीं है क्या, कि पहले हमने चीफ गेस्ट के तौर पे बाइडन को इनवाइट किया था, और प्लान ये भी किया गया था कि जब बाइडन जो है चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगे, उसके बाद बाइडन इंडिया में आएंगे और क्वाड की मीटिंग भी इंडिया में ही होगी। और इसके अलावा जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर्स ने भी हाँ भर दी थी, लेकिन बाइडन ने मौके पर मना कर दिया इन मौके पर। और अब देखो उसके बाद क्या हुआ, हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया। देखो फ्रांस के प्रेसिडेंट को पता थी ये चीज कि वो हमने उनको पहले इनवाइट नहीं किया। वो चाहते तो वो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे ये पता चलता है दोनों कंट्रीज के रिलेशन कितने स्ट्रांग है। इससे ये भी पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है दोनों कंट्रीज की एक दूसरे के लिए। अगर हम देखें दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो 1998 में फ्रांस के प्रेसिडेंट थे एक जैकस, जिनका नाम था क्या था? जैकस चिराग था, राइट? यहाँ पे देखो सबसे ऊपर फ्रांस के प्रेसिडेंट जैकस चिराग, वो 1998 के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पे इंडिया में आए थे। ओके, तो जब वो इंडिया में आए थे ना, उस समय पे इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी इस्टेब्लिश की गई थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के इस्टेब्लिश होने के बाद जो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बात बोली कि इंडिया जो है ना, इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया छूट गया है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से। उनके कहने का मतलब ये था कि इंडिया के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल भी नहीं हासिल कर सकता। कोई कंट्री इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। तो ये गलती है जो इंडिया को आप ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से एक्सक्लूड कर रहे हो। इंडिया एक बिग एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है। और बाद में क्या हुआ? बाद में हमने 1998 के मई में न्यूक्लियर टेस्ट किए, राइट? और उसके बाद इंडिया ने खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, राइट? तो हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। देखो बाकी कंट्रीज ने उस टाइम पर हम पर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन उस टाइम पर फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिया के साथ डायलॉग शुरू किया और अंडरस्टैंड किया कि क्यों इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। इंडिया ने बताया हमारा कंसर्न चाइना है, तो उस टाइम पर फ्रांस ने हमारे साथ दिया 1998 में। फ्रांस देखो पहले वो कंट्री है जिसके पास सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी है। अगर हम देखें फ्रांस जो है उसके पास ये परमानेंट सीट है, लेकिन फ्रांस जो है सपोर्ट भी करता है किस चीज को? फ्रांस इस क्लेम को सपोर्ट करता है कि यूएनएससी को एक्सपैंड करने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। इंडिया एंड फ्रांस दोनों स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर हम कहें बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं खुद के फैशन में। अब उसका मतलब क्या है?
देखो बहुत बार यूएसए हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि हम अपने डिसीजंस खुद से लेंगे और हम पर कोई दूसरी कंट्री प्रेशर ना डाल सके। ये होती है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और फ्रांस भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर विश्वास करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो है कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या रही, नॉन अलाइंड रही। ठीक है, इंडिया ने नॉन अलाइंड को फॉलो किया, राइट। उसके अलावा देखो, इस टाइम पे जब कोल्ड वॉर की बात हो रही थी ना, तो इंडिया तो नॉन अलाइन थी, और हम ना ही तो यूएसए के साइड थे ना ही यूएसएसआर के साइड, और हमने फैसला लिया कि हम खुद से अपने डिसीजंस लेंगे, हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन उस टाइम पर फ्रांस क्या था, फ्रांस वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो, राइट। और पहले क्या हुआ कि फ्रांस में ही जो है नाटो का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन भी थे, और यूएसए कहने लगा कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन नाटो के कमांड में डाल दो। लेकिन फ्रांस ने फिर बोला, ऐसा क्यों, ये तो हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलग से प्लेस करके रखेंगे, नाटो के अंदर नहीं डालेंगे। और उसके बाद नाटो ने अपना हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम में शिफ्ट कर दिया, और आज के समय ब्रुसेल्स में है नाटो, राइट। अब देखो, फ्रांस ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज फ्रांस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखता है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। उन्होंने कहा यूएसए के इशारों पे हम नहीं नाचेंगे। इवन जब कोल्ड वॉर ओवर हुआ, उसके बाद जहां पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर बन के चलना चाह रहा था, राइट, बट इंडिया एंड फ्रांस ने मल्टीपोलैरिटी को तजब्बू दिया। उसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, कि जो इंडिया है और फ्रांस है, दोनों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट किया। उसका मतलब ये है, आपको ये तो पता ही है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, तो पावर बची थी यूएसए की। तो फ्रांस ने और इंडिया ने तब कहा कि हमें चाहिए मल्टीपल पोल्स हो। इसके बाद राइटर कहते हैं फ्रांस एंड इंडिया में काफी सारे कॉमन ट्रेट है। कैसे कॉमन ट्रेट की बात की जा रही है, देखो, जो इंडिया और फ्रांस है ना, वो सिविलाइजेशनल एक्सेप्शनलिज्म वाला कॉमन ट्रेट को जो है मानता है। अब आप कहोगे कि ये इतना भारी भरकम वर्ड है, इसका मतलब क्या है। देखो, सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्शनलिज्म का मतलब ये है कि इंडिया एंड फ्रांस को दोनों को अपनी सिविलाइजेशन पे बहुत प्राउड है, अपने सिविलाइजेशन को यूनिक और एक्सेप्शन समझते हैं। दोनों किसी भी कंट्री को प्रीच नहीं करते, दूसरों को ज्ञान नहीं देते कि आप में ये गलती है, ये करना चाहिए। हम अपनी बढ़ाई जरूर करते हैं, लेकिन हम दूसरे कंट्री की बुराई नहीं करते। फिर राइटर बोलते हैं कि वैसे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए भी आता है और फ्रांस भी आता है, लेकिन फ्रांस क्या है, फ्रांस एक नॉन एंग्लो सेक्सॉन नेशन है। व्हाट डज दैट मीन कि फ्रांस एक नॉन एंग्लो सेक्सॉन नेशन है। देखो, मीनिंग यूएस एंड यूके में भी इंग्लिश लैंग्वेज है, दोनों में बोली जाती है, लेकिन फ्रांस वेस्टर्न कंट्री होने के बावजूद उनकी लैंग्वेज फ्रेंच है, तो फ्रेंच के लिए ज्यादा इजी है इंडिया के साथ इक्वल टर्म पर एंगेज करना। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप फ्रांस में जाओगे ना जॉब करने के लिए और आपको फ्रेंच नहीं आती होगी, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे काइंड ऑफ सरवाइव करना, बिकॉज दे स्टिल बिलीव कि उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए अगर कोई बाहर से इंसान आ रहा है। ओके, सो इसी का मतलब है कि वो वेस्टर्न कंट्री होने के बावजूद भी उनकी लैंग्वेज अलग है, तो फ्रांस जो है वो ज्यादा इजीली इंडिया के साथ इक्वल टर्म पे एंगेज करेगा। जो यूएस एंड यूके है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं कि हम हैं बड़े लोग, और उनको लगता है हमें सब कुछ आता है, हम पूरी दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, हम पूरी दुनिया को सिखाएंगे। अब उसके बाद देखो, दोनों कंट्रीज इंडिया एंड फ्रांस ने न्यूक्लियर डायलॉग को एस्टैब्लिश किया था 1998 में, राइट। अब दोनों में जो है बाद में डायलॉग हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे। अगर हम देखें, इनके शुरू के 3 पिलर्स थे, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस, लेकिन लेटर स्टेज में देखा टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज भी एड्रेस होने लगे। बाद में और इवॉल्व हुई चीजें, देन देखा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत होने लगी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे बड़े बड़े बैंक्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उस पर बातचीत होने लगी। बेनिफिशियल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबली उनकी बात होने लगी। जॉइंट स्टेटमेंट्स इंडिकेट करने लगी, यूक्रेन गाजा जैसे इश्यूज पर बातचीत हुई, मतलब जो भी वर्ल्ड में सिनारियो चल रहा है उस पर बातचीत होने लगी, राइट। और बाद में देखो, अगर हम देखें डिफेंस साइड में दोनों कंट्रीज जो हैं वो कैसे कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रही है। उनका कॉपरेट की अगर हम बात करें, राइट, सो 6 स्कॉर्पियन जो है ना सबमरीन,
उनको बिल्ड किया गया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। बट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हमने कहाँ से लिया था? दैट वाज फ्रॉम फ्रांस ओनली। टेक्नोलॉजी का शेयर करना और काफी सारे मेमोरेंडम को साइन करने के तरफ भी हम देख सकते हैं कि इंडिया को ना रेडार इक्विपमेंट और शॉर्ट रेंज मिसाइल एक्वायर करना है, और फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। दोनों कंट्रीज जो हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बीच में, जो कि जो आपकी नेवी की थी वो 2001 में शुरू हुई, 2011 में एयरफोर्स की, आर्मी की 2004 में। अपार्ट फ्रॉम दैट 36 रफेल एयरक्राफ्ट जो है हमने उनसे लिए हैं। और जो 36 रफेल एयरक्राफ्ट है ना, उस टाइम पे देखो इसके साथ साथ क्या हुआ था, इंडिया और फ्रांस जो है ये एयरक्राफ्ट परचेज तो कर रहा है, लेकिन उनका ये प्रोविजन था कि जो 50% होगा ना इसका, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। दैट मीन्स 25 करोड़ समथिंग जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे इंडिया का एरोस्पेस इंडस्ट्री और ज्यादा डेवलप होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मोदी जी की जब विजिट हुई थी तो उस टाइम पे भी एग्रीमेंट हुए थे, और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि 3 और स्कॉर्पियंस की एक्विजिशन की जाएगी इंडिया के द्वारा, राइट। उसमें हम फीचर्स को एनहांस करेंगे, और हमारे जो 26 रफेल एम एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने अपनी नई कैरियर के लिए हैं, उसमें नेगोशिएशन जो है दैट वाज लाइक कि हम बेसिकली क्या हुआ था कि 26 रफेल एम एयरक्राफ्ट जो है उसको एक्वायर करने की बातचीत की गई विद एडवांस फीचर्स। ओके, जो एम मैक्रॉन है उनकी इस विजिट ने क्या देखा कि इंडिया और फ्रांस के डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पे भी बात हुई, जिसमें इंडिया का आत्मनिर्भरता वाला गोल भी क्या हो रहा है, फिट इन हो रहा है। एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एरोबस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने कंक्लूड किया एक एग्रीमेंट कि वो असेंबली लाइन को जो है सेटअप करेंगे 2026 तक हेलीकॉप्टर्स की। एक फाइनल असेंबली लाइन जो है बन चुकी है C-2995 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की वडोदरा में बाय 2 पार्टनर्स, राइट। कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी सैफ्रॉन एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और उसके गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट पे भी, राइट, फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एन एयरक्राफ्ट इंजन सो दैट इंडिया की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से क्या हो जाए, आगे वो बन जाए। एक मेजर स्टेप है जो कि लिया गया है कि यूएसए जो है वो concluded with the US to permit transfer to HL to produce F414 engine to power the aircraft, right। जो JE engines है उनका एक 1990 का एक डिजाइन है, और सैफरन प्रोजेक्ट जो है वो एंटेल करेगा सारे डिफाइनिंग पैरामीटर्स को डिजाइन करेगा, इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेशन एंड एटसेट्रा स्टफ को। आकाशा एयर ने साइन किया है 5 बिलियन एग्रीमेंट फॉर व्हाट, फॉर ओवर 300 LEAP I-1B engine to power its fleet acquisition of 170 Boeing Max aircraft. Apart from that, अब अगर हम देखें कॉपरेशन देखने को मिल रहा है स्पेस डोमेन में, ठीक है, जो कि बिगेन हुआ था 1960 में विद फ्रेंच असिस्टेंस ओनली, राइट। अब स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स भी होंगे टू रीस्टार्ट दिस कॉपरेशन एंड इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जॉइंट मिशंस करेंगी दोनों, राइट। इस विजिट ने देखा है कि न्यू MOUs जो है वो साइन किए गए हैं न्यू स्पेस लिमिटेड के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है और जो आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कमर्शियल आर्म है इसरो की, एंड विद फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च कंपनी जो है एरियन स्पेस फॉर कोलैबोरेशन ऑन स्पेस लॉन्चेस। अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या चैलेंजेस है दोनों कंट्रीज के बीच में? चैलेंज ये है कि दोनों कंट्रीज जो है अपने पार्टनरशिप जो है they need to take the partnership out of the government domain। मतलब हम कमर्शियल लाइन में भी जो है पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है दे शुड कवर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सिविल एविएशन, IT, टेलीकॉम, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर एंड टूरिज्म एटसेट्रा। वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो ये है कि नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स वो बढ़ रहे हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए फ्रांस में जा रहे हैं। टारगेट इज नाउ 30,000 बाय 2030। वीजा इशू जो है that is being addressed with the 4 Indians who pursue post graduation in France। Last year UGC ने रिवाइज की अपने रूल्स regarding setting up of campuses in foreign universities in India। Sorbonne यूनिवर्सिटी जो 13th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी, दैट इज अ ग्लोबली रिनोन्ड, जिसका कैंपस जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बना है 2006 में। अ कैंपस इन इंडिया शुड बी आइडेंटिफाइड एज अ प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव। ओके,
नाउ नियरली 1000 फ्रेंच कंपनीज इंक्लूडिंग 39 ऑफ कैक 40 जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क सेटअप करती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और जबकि 150 इंडियन बिजनेस दे हैव एस्टैब्लिश अ प्रेजेंस इन द फ्रांस। सो इंडिया की कंपनीज जो हैं उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भी एंट्री पॉइंट देखा है ब्रेग्जिट के बाद, और फ्रांस में भी देखा है एक एंट्री पॉइंट, राइट। सो स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, इट्स लाइक गोइंग वेरी गुड। इंडिया के तरफ से भी अच्छा पुश मिलने की जरूरत है एंड एज वेल एज फ्रांस के तरफ से भी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.